हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की कविता नीड़ का निर्माण फिर इसके अति संक्षिप्त जो उत्तरीय प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। तो 1 नंबर करके आपका एग्ज़ाम में 19 ठो क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो 19 नंबर का होता है। तो इस चैप्टर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर आज से स्पष्ट कीजिए। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि विध्वंस के पश्चात ही निर्माण का कार्य होता है। यहाँ पर नीड़ का निर्माण फिर अर्थात जो कवि है चिड़िए के माध्यम से हमें संदेश देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से चिड़िए का घोंसला नष्ट हो जाता है फिर भी वो अपने नीड़ अर्थात घोंसले के निर्माण में पुनः लग जाती है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में कितनी भी बाधाएं समस्या आए, एक समय लगे कि जब सब कुछ समाप्त हो गया हो, फिर भी मनुष्य को निराशा में नहीं डूबना चाहिए, उसे आशावान होना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि विध्वंस के पश्चात ही निर्माण का कार्य आरंभ होता है। अतः यदि तुम अर्थात मानव जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो अपने जीवन रूपी घोंसले का निर्माण उतनी बार करो जितना बार जीवन में उतार चढ़ाव एवं दुख आए। इसी में जीवन की सार्थकता है। कभी जीवन की सार्थकता किस बात में देखते हैं कि जीवन में भले ही जितने उतार चढ़ाव आए, दुख आए, लेकिन इन सभी को पार करो और जीवन में हमेशा आगे बढ़ो। तो यही कविता हमें संदेश देती है नीड़ का निर्माण फिर। दूसरा क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर में नीड़ शब्द का अर्थ क्या है। तो हम पहले बता दिए आपको, नीड़ शब्द का अर्थात क्या होता है, घोंसला। व्यक्ति रूपी चिड़िया सदैव अपने जीवन रूपी घोंसले के नव निर्माण में लगे रहना चाहिए। कभी हमें यही संदेश देते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया सदैव अपने जीवन रूपी घोंसले के नव निर्माण में लगे रहती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में सदैव नव निर्माण में लगे रहना चाहिए। आगे आते हैं। बह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूधर रेखांकित अंश का अर्थ लिखिए। अर्थात इतना दूर का हमको अर्थ बताना है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि व्यक्ति रूपी पक्षी जीवन में मुसीबतों और संकटों के झोंके आकर चाहे कितनी विनाशिता मचाए, चाहे आशाओं के विशाल आकार वाले पहाड़ जड़ से उखड़कर अस्त व्यस्त हो पृथ्वी पर बिखर जाए, मगर हमें घबराना नहीं चाहिए। कवि हम मनुष्यों को यही संदेश देते हैं कि जिस प्रकार जो चिड़िया है बहुत ही तीव्र गति से चलने वाले आंधी तूफान के कारण उसका जो घोंसला है नष्ट हो जाता है, फिर भी वह हार नहीं मानती है, अपने नवनिर्मित घोंसले में हमेशा लगी रहती है, उसी तरह से मनुष्य को भी अपने जीवन में मुसीबतों और संकटों को पार करके अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कहता है कि कभी भी उसे घनघोर जो अंधकार है निराशा का, उसमें डूबना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि चाहे आशाओं के विशाल आकार वाले मनुष्य की जितनी भी आशाएं हैं और एक समय अचानक इतनी बड़ी विपदा आ जाए जिससे ये जो आशाएं हैं वह भी विशाल आकार वाले पहाड़ जैसे जो आशाएं हैं वह भी उखड़ पुखड़ जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है, पृथ्वी पर बिखर जाती है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। उस पल के बीत जाने का हमें इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह कविता कहाँ से ली गई है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कविता जो है सतरंगिनी से अवतरित है, ठीक है। यह जो कविता की कृति है सतरंगिनी से लिया गया है। इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इस कविता का केंद्रीय भाव यही है कि जब कविवर की पहली पत्नी श्यामा बच्चन जी की मृत्यु हो जाती है तो वह घोर अंधकार में डूब जाता है, निराशा में। निराशा कवि को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कवि को लगता है कि उसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, अब उसके जीवन में कभी भी उजाला नहीं आएगा, सूर्य की किरण कभी भी नहीं आएगी उसके जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कवि दूसरी शादी करता है, जब दूसरी शादी करते ही उसके जीवन में एक नया सवेरा आ जाता है। तो कवि यही संदेश देते हैं इस कविता के माध्यम से कि कवि अपनी पहली पत्नी के मृत्यु के पश्चात दुख में घिर गया, उसके जीवन में अंधेरा छा गया, लेकिन प्राची से सूर्य निकला अर्थात पूर्व दिशा से सूर्य निकला और उसके प्रकाश ने कवि के जीवन में आस्था जगा दी, उसके अंदर जीने की चाह जगा दी और फिर से जीवन रूपी नीड़ के निर्माण की आकांक्षा मन में जाग उठी। कवि के मन में जीने की फिर से आशा उठ जाती है। कवि एक वक्त ऐसा आता है कि कवि को लगता है कि जीवन में अब सब कुछ समाप्त हो गया है, पर जैसे ही वह दूसरी शादी करता है, नई शादी करने के पश्चात उनके जीवन में फिर से खुशहाली लौट आती है। आगे, रात और दिन की प्रतीकात्मकता स्पष्ट कीजिए।
तो यहाँ पर रात और दिन का क्या संबंध बताया गया है? तो रात जो है दुख से संबोधित किया गया है और सुख को दिन से संबोधित किया गया है। अर्थात रात दुख का प्रतीक है और जो दिन है वह सुख का प्रतीक है। आगे, हर व्यक्ति तथा प्रकृति का एक एक कण क्यों डरा हुआ है? हर व्यक्ति तथा प्रकृति का कण कण रात के उपद्रव भयभीत है, क्योंकि अंधेरे की भयावता से उसे डर लगता है कि अब पता नहीं जीवन में उजाला आएगा या नहीं। तो कवि यही कहते हैं कि एक वक्त तो दुख सबके जीवन में आता है, पर उसे अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, क्योंकि पतन के बाद ही उत्थान होता है और रात के बाद ही दिन होता है। आगे, सूर्य की लालिमा किस बात का संकेत करती है? सूर्य की लालिमा मन में नवजीवन का संचार करती है। सूर्य की मुस्कान मनमोहनी होती है, जो प्रकृति में प्रसन्नता का संदेश लेकर आती है। भयानक रात का महत्व सूर्य की लालिमा का महत्व तभी है जब जीवन में भयानक रात आती हो, क्योंकि रात के उपरांत ही सूर्य की लालिमा हमें देखने को मिलती है। रात की निराशा के बाद दिन रूपी आशा का प्रारंभ होता है। जैसा मैंने कहा कि रात आती है, उसके बाद ही हमें दिन का महत्व का पता चलता है, सूर्य की रोशनी का महत्व पता चलता है। रात की निराशा के बाद दिन रूपी आशा का प्रारंभ होता है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में दुख के बाद सुख का आगमन होता है। आगे, मनुष्य को निर्माण की दिशा में क्यों प्रयत्नशील रहना चाहिए? यह किस बात का सूचक है? यह प्रकृति का नियम ही है कि रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। यह तो क्रम निरंतर चलता रहता है। इसलिए मानव को निर्माण की दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि संसार का क्रम निरंतर से ही चलता रहता है। यह कभी हम बदल नहीं सकते, यह तो प्रकृति का नियम है। अर्थात कवि कहते हैं हमें इन सब के बारे में ना सोचकर हमें नव निर्माण में जीवन को अपने हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भीम कायावान भूधर, अर्थात बहुत ही विशाल आकार के जो महल है का अर्थ स्पष्ट करते हुए कंपन का कारण बताइए, कांपने का। भीम कायावान भूधर का तात्पर्य बहुत बड़े पहाड़ से है, और यहाँ पर भीम कायावान भूधर अर्थात बहुत बड़े पहाड़ का अर्थात है हमारे जीवन की बहुत बड़ी बड़ी आशाएं। कवि कहते हैं कि जब कभी बहुत जोर की आंधी आती है तो ऐसे बड़े बड़े पहाड़ भी कांप जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य की बड़ी बड़ी आशाएं होती है वह भी जब एक बहुत बड़ी विपदा आती है तो वह भी टूट जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि किसी बड़े दुख के आने से धैर्यवान व्यक्ति भी कंपित हो जाता है। कवि का यहाँ पर मुख्य कहना यही है कि जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो कितने ही जो बड़े बड़े धैर्यवान व्यक्ति है वो भी कांप जाते हैं। आगे, तूफान आने से बड़े बड़े महलों की क्या दशा हो गई थी? कवि कहता है कि तूफान आने पर बड़े बड़े महल भी डगमगा गए थे। उनमें भी तूफान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। चारों तरफ प्रलय का वातावरण उत्पन्न हो रहा था, फिर तिनकों से बने घोंसलों तो नष्ट होने ही थे। कवि कहते हैं कि जब बहुत ज़ोरों की आंधी तूफान आते हैं तो उससे बड़े बड़े जो ईंट पत्थर से बने जो महल होते हैं वह भी डगमगा जाते हैं। तो फिर इस जो चिड़िया के छोटे से तिनकों से बना, घास फूस से बना घोंसला, सोचो उस पर क्या बीतती होगी। तो कवि यही इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं तूफान आने से बड़े बड़े महलों की क्या दशा हो गई थी। तो तूफान आने से बड़े बड़े महल भी डगमगा गए थे और तिनकों पर सोचो क्या बीती होगी। आशा का विहंगम वाक्यांश प्रयोग कवि ने किस अर्थ में किया है? यह जो वाक्यांश है इसका प्रयोग कवि ने मनुष्य की आशा के लिए किया है। आशा का विहंगम अर्थात पक्षी विहंग, उसका कहना है कि निराशा भरे वातावरण में भी आशा किसी कोने में छिपी रहती है, जो दुख के कम होने पर मनुष्य को पुनः काम करने के लिए उत्साह प्रदान करती है। कवि कहते हैं कि हमारे जो मन के भीतर किसी न किसी कोने में आशा हमेशा से छुपी रहती है, बस उसे तलाशने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही मनुष्य के जीवन में दुख आता है वह आशा की किरण वह कहीं ना कहीं छुप जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य के जीवन से दुख कम होता है तो मनुष्य को पुनः वह जो आशा है बाहर निकल कर आती है और उसे काम करने के लिए उत्साह प्रदान करती है। प्रकृति से मनुष्य को क्या संदेश मिलता है? प्रकृति से मनुष्य को यह संदेश मिलता है कि जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत आता है उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आएगा। अतः निराशावादी नहीं होना चाहिए और विनष्ट हुई चीज़ों के निर्माण में पुनः सक्रिय होना चाहिए। अर्थात जीवन में जो कुछ खोया है उसके नव निर्माण में फिर से लग जाना चाहिए। ठीक है, आगे ये तो हो गया। कुद्र नभ के व्रज दंतों में उषा है मुस्कुराती का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए।
इस पंक्ति द्वारा कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार काले बादलों से घिरे हुए गरजते हुए आकाश में से उषा मुस्कुराती है, वैसे ही महान दुख के पीछे सदा 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 सुख पीछे, यहाँ पीछे होगा, ठीक है, पीछे सुख खड़ा मुस्कुराता रहता है और अपने आने की तैयारी कर रहा होता है। कवि कहते हैं कि जब आकाश में पूरे काले बादल छा जाते हैं, लगता है कि अब सवेरा ना होगा, पर कहीं ना कहीं आशा की किरण मुस्कुराती हुई निकलती है, उषा की किरण मुस्कुराती हुई निकलती है। उसी प्रकार जब मनुष्य के जीवन में जब एक महान दुख भी आए तो उसके पीछे सुख खड़ा होता है और वह उस दुख के कम जाने का, हट जाने का, चल जाने का इंतजार करता है और उसके बाद सुख का भी आगमन मनुष्य के जीवन में होता ही होता है। आगे, प्रकृति में भयंकरता के बावजूद चिड़िया चोंच में तिनका दबाई जा रही है। कवि किस बात को स्पष्ट करना चाहता है? प्रकृति के भयंकरता के बावजूद चिड़िया चोंच में तिनका दबाई जा रही है। कवि इससे यह कहना चाह रहा है कि मनुष्य को पक्षी से सबक लेना चाहिए कि विनाश होने पर भी निराश होकर नहीं बैठना है, अपने मन में आशा की किरण जगाकर पुनः नवनिर्माण की ओर अग्रसर हो जाना है। जिस प्रकार एक जो पक्षी है उसका चिड़िया जो आंधी तूफान के कारण नष्ट हो जाता है, फिर भी वह क्या करती है, उस पर निराशा में नहीं डूबती है और अपने नए घोंसले के निर्माण में, नए नीड़ के निर्माण में लग जाती है और अपने चोंच में तिनका लिए उड़ती है। मनुष्य को पक्षी से यही सीखना चाहिए कि उसका जीवन में जो कुछ भी खोया है उसे पुनः प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जीवन में हमेशा निराशावादी नहीं होकर के आशा की किरण जगाकर उसे नवनिर्माण में लग जाना चाहिए। घोर गर्जनमय गगन में क्या होता है? बादलों की घोर गर्जना करते हुए आकाश में भी पक्षियों की पंक्तियाँ गाती है और गीत गाते हुए चलती है। कितनी भी मुसीबतें आए पक्षी के जीवन में, घोर गर्जनमय गगन हो, अर्थात जब चारों तरफ से बादल जोर जोर से आवाज़ करते हों, बादलों की घोर गर्जना हो, तब भी जो आकाश में पक्षी पंक्ति में उड़ती रहती है और गीत गाती हुई चलती है। मनुष्य के जीवन में भी दुख आए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चिड़िया चोंच में तिनका लिए कहाँ जा रही है? वह किसे नीचा दिखा रही है? चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने जा रही है और आंधी ने उसका घोंसला नष्ट कर दिया था। वह साहस का परिचय देते हुए अपना घोंसला बनाएगी। वह 49 पवनों को अपने साहस के सामने नीचा दिखा रही है। 49 तरह के पवन होते हैं ऋग्वेद में, जिनका वर्णन किया गया है। ये जो शक्तिशाली 49 तरह के पवन है, ये भी चिड़िया के हौसले को तोड़ नहीं पाते। तो हम मनुष्य इतने बुद्धिमान, इतने शक्तिशाली हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, फिर हम कैसे हार मान लें? कवि यही कहना चाहता है कि जब वह चिड़िया हार नहीं मान रही तो हम मनुष्य कैसे हार मान लें? हमें भी अपने दुख को पार करके अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। नीड़ का निर्माण फिर कविता लिखने की प्रेरणा कवि को कहाँ से मिली है? प्रस्तुत कविता कविवर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। यह कविता लिखने की प्रेरणा उसकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात मिली। हमने कहा था कवि का जीवन निराशा एवं दुख से आच्छादित हो गया था। उसने दूसरा विवाह कर अपने जीवन रूपी नीड़ का निर्माण किया और उसका जीवन खुशियों एवं आशाओं से भर गया। नीड़ का निर्माण फिर कविता लिखने की प्रेरणा कवि को कहाँ से मिलती है? जब उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है उसके उपरांत। और कवि जब निराशा और दुख में डूब जाता है, चारों तरफ से निराशा और दुख उसे घेर लेते हैं, तो उसके उपरांत जब वे दूसरा विवाह करते तो उनके जीवन रूपी जो हौसला है वह पुनः निर्मित होता है और उनके जीवन में खुशियाँ और आशा लौट कर आ जाती है। ऐसा क्या कारण था कि पेड़ भी टूट गए? तेज आंधी के वेग से पेड़ भी उखड़ कर गिर पड़े। अर्थात यहाँ बड़े बड़े पेड़ से संबंधित है, अर्थात मनुष्य की जो आशाएं हैं उनसे संबंधित बात कही गई है। यहाँ पर संकेत महान दुख के आने से है, जिससे आदमी निराशा हो जाता है और अपने आप को समाप्त हुआ मानता है। पेड़ भी, ऐसा क्या कारण था कि पेड़ भी टूटकर गिर गया? तेज आंधी के वेग से पेड़ उखड़ जाता है, अर्थात जो तेज आंधी है, यहाँ तेज आंधी से संबंधित महान दुख से बात है और जो पेड़ है वह मनुष्य की आशा है। तो यहाँ पर जो संकेत है, यहाँ पर भी संकेत महान दुख के आने से, जिससे आदमी निराशा हो जाता है और अपने आप को समाप्त हुआ मानता है। आगे, दुख आने पर मनुष्य को क्या लगता है? दुख आने पर मनुष्य को यह लगता है कि यह पहाड़ के सामने दुख सिर्फ मेरे ही सामने है, यह स्थिर और इसके बाद सुख आएगा ही नहीं। मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ समाप्त हुआ मान लेता है। मनुष्य को लगता है कि दुख आने पर सुख का आगमन कभी नहीं होगा। मनुष्य को यह लगता है कि यह पहाड़ के समान दुख सिर्फ उसके ही जीवन में है और यह स्थिर है, यह कभी भी हटने वाला नहीं है, मिटने वाला नहीं है। लेकिन उसे क्या पता है कि इस दुख के बाद ही सुख का आगमन होगा। घोंसला किससे बनता है? तो घोंसला तिनकों से बनता है। इस तूफान में उसकी स्थिति कैसी हो गई? तूफान के समय उसकी स्थिति तो दयनीय हो गई
होगी वह तो टूट कर इधर उधर बिखर गया होगा। तूफान के सामने उसकी शक्ति तो बहुत कम है। आगे, पक्षियों की पंक्ति किस स्थिति में क्या करती जा रही है? तो आकाश में मेघों की गर्जना हो रही है, अर्थात मेघ बहुत ज़ोरों से आवाज़ कर रहे हैं, बादल। फिर भी चिड़ियों की पंक्ति गाती हुई उड़ती जा रही, अर्थात दुख का वातावरण भी उस पर अधिक प्रभाव नहीं डाल रहा है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी जब दुख आ रहा है तो उसका मनुष्य के जीवन में कोई अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को सोचना चाहिए, मनुष्य को हमेशा आशावादी होना चाहिए कि यह जीवन में जो दुख आया है वह भी एक समय के उपरांत समाप्त हो जाएगा। नाश के दुख से किस प्रकार का सुख नहीं दबता? नाश के दुख से निर्माण का सुख कभी नहीं दबता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नाश के दुख से किस प्रकार का सुख नहीं, अरे नाश के दुख, नाश के बाद ही क्या होगी? निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति से मनुष्य को क्या संदेश मिलता है? तो प्रकृति से मनुष्य को निरंतर निर्माण का संदेश मिलता है। आगे, कौन पवन उनचास को नीचा दिखाता है? एक चिड़िया पवन उनचास, जो तीव्र गति से चलती हुई हवाएं हैं उन्हीं को पवन उनचास कहा गया है, इन्हें ही नीचा दिखा रही है। कौन नीचा दिखा रहा है? चिड़िया, आकाश में उड़ती हुई। पवन उनचास का क्या तात्पर्य है? पवन उनचास का तात्पर्य तीव्र गति से चलती हुई हवाएं हैं। ऋग्वेद में वायु देवताओं की जो संख्या है 49 बताई गई है, अर्थात यहीं पर पवन 49 का जिक्र किया गया है। अतः 49 तरह के पवन होते हैं। इस शब्द का प्रयोग कर कवि कहना चाहता है कि चोंच में तिनका लेकर ऊपर उड़ान भरती हुई चिड़िया इन पवनों को नीचा दिखा रही है। आगे, चिड़िया चोंच में तिनका लेकर क्या सिद्ध करना चाहती है? चिड़िया अपनी चोंच में एक तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने जा रही है। उसका घोंसला नष्ट कर दिया गया था। वह साहस का परिचय दे रही है। वह साहस का परिचय दे रही है कि मेरा जो घोंसला है कितनी बार नष्ट हो जाए मैं उसके पुनर्निर्माण में बार बार लगी रहूँगी। और वह अपने साहस का परिचय देते हुए अपना घोंसला बनाएगी। वह पवनों को अपने साहस के सामने नीचा दिखा रही है। उस जो शक्तिशाली पवन है उसको भी वह नीचा दिखा रही है, अपने साहस का परिचय दे रही है। हम मनुष्यों को भी अपने दुख को इसी तरह से नीचा दिखाना चाहिए और अपने साहस का परिचय देना चाहिए कि मेरे जीवन में कितनी भी दुख आए फिर भी मैं उन बाधाओं को पार करके अपने जीवन के नए निर्माण में लग सकता हूँ। आगे, नीड़ किसका प्रतीक है? तो हमने पढ़ा था नीड़ किसका प्रतीक है? नीड़ जीवन रूपी घोंसले का प्रतीक है। इस कविता में नीड़ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जीवन रूपी घोंसले के लिए। तो बस ये इतना ही क्वेश्चन था। जो संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है इससे संबंधित जो क्वेश्चन था हम आपको करा दिए। उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लास में ही याद हो गया होगा। 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कविता का व्याख्या भी हम आपको करा दिए तो वो भी देख लीजिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको क्लास 5 से 12 का जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा, सिलेबस रहेगा, हम आपको पढ़ा देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।